हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मार्केटिंग के सब्जेक्ट के लिए। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कौन सा है आज का हमारा टॉपिक? डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टॉपिक के आपके अलग अलग नाम आपको दिखेंगे, बट ये एक ही टॉपिक है और ये आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, उस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए कम से कम आपके एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली कवर हो सकता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बट टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, सो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एज वेल अगर आपको चाहिए हमारी कोई भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तो साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो इसी के रिलेटेड है। देखो, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा मटेरियल। फॉर एग्जांपल मुझे ये मार्कर बनाना है तो मुझे चाहिए ये प्लास्टिक का ये पूरा पोर्शन, या इसके अंदर डलने वाली इंक, या उसके अंदर जो इसकी एक अलग से पोर्शन डलता है शाही टाइप में वो। तो ये सब चीजें मुझे चाहिए होंगी, यानी ये मटेरियल मुझे चाहिए होगा। तो मटेरियल मुझे लेके आना पड़ेगा अपने प्लांट पे जहां पे मैं ये सारा प्रोडक्शन कर रही हूँ। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को अब मैंने क्यों बनाया है, ताकि मैं इसको मार्केट में बेच सकूं। मार्केट में कब बिकेगा? जब ये कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका कस्टमर के पास। तो यानी कि पहले मेरे पास प्लांट में आएगा एंड देन ये जाएगा कस्टमर जी के पास, यानी हमारे जो किंग है मार्केट के, तो वहां पे ये जाएगा। तो ये क्या मतलब हुआ कि मेरा जो भी सामान है वो मैं लेके आ रही हूँ और आगे उसको कस्टमर तक पहुंचा रही हूँ। यही बात है, इसी को बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, या फिर आप इसको बोलते हो लॉजिस्टिक। ठीक है, ये होता है आपका लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट कि आपका जो मटीरियल है वहां से लाने तक को लेकर के आपके कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो ये पूरा प्रोसेस होता है जो आप मैनेज करते हो, ये होता है आपका लॉजिस्टिक। अब एक एक करके पॉइंट इसके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व। अब आपको ने क्या करना है, आपने मटेरियल प्लांट में लेकर आना है। देखिए ये पिक्चर यहाँ पे एक बार बनी हुई है, जहां से भी आपको सप्लाई मिल रही है वो आपका सोर्स है, वहां से आपके पास प्लांट में आएगा और आप आगे उसको कस्टमर तक ट्रांसफर करोगे, उसको जोड़ तोड़ करके या जो भी उसको प्रोसेसिंग करनी है। तो ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये आपके मार्केट का जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपकी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है कि कहाँ से सामान लेना है, कितना सामान लेना है। ऐसा नहीं है मैं बल्क में 7,000 पीस मंगवा के रख दूं पर मुझे जो मटेरियल है वो बनाना ही सिर्फ 2,000 है। तो ये सब क्या है, ये सब प्लानिंग मांगती है कि आपको कितना सामान लाना है, किस मोड में लाना है, ठीक है, किस ट्रांसपोर्टेशन में लाना है, ट्रेन में मंगवाना है या फिर आपको बस में मंगवाना है, और साथ ही साथ उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, किन तरीकों से पहुंचाना है, यानी किस एक्टिविटी से पहुंचाना है, बस में पहुंचाना है या वही सारे आपके मोड्स, यानी किस मोड में आपको पहुंचाना है। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या मांगती है, प्लानिंग मांगती है। Implementing and controlling the physical flow of goods, service and related information from producer to customer at a profit. यही आपकी क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोला जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप सामान ला रहे हो और कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एम्स एट गेटिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। मतलब क्या है, मैं बनाती हूँ स्वेटर में या फिर मैं बनाती हूँ जैकेट्स। अब मैंने जैकेट्स बना दिए, मैंने पहुंचा दिए जैकेट्स जो हैं ऐसी जगह जहां पे भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां कभी सर्दी पड़ती ही नहीं। ठीक है, जैसे लेट से एन एग्जाम्पल मुंबई में इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती कि वहां के लोगों को जैकेट्स पहननी पड़े। तो मैंने पहुंचा दिए मुंबई में। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? क्योंकि वहां पे मेरे इस प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसी जगह मैं प्रोडक्ट पहुंचा रही हूँ जहां पे उसके लिए कोई कस्टमर नहीं है। तो यहाँ पे मैनेज जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, यानी कि जो आप सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें आपको ये प्लानिंग करनी पड़ती है, ऐसे प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो आपका प्रोडक्ट है, यानी ये जो आपका जो जैकेट है, ये पूरा आपका जो जैकेट है, ये जो प्रोडक्ट है, वो सही कस्टमर तक पहुंचे, सही स्थान पर पहुंचे और सही प्राइस पर या सही टाइम पे पहुंचे। तो ये होता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो भी काम करते हो वो इस पर्पस के लिए करते हो कि आपका सामान सही व्यक्ति पर, सही समय पे और सही जगह पे पहुंचे। सो ये आपको इस लाइन में हमने समझाया। लॉजिस्टिक हेल्प द इनफ्लो ऑफ मटेरियल
इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लॉजिस्टिक क्या है, हेल्प करता है अपना जो भी मटेरियल है उसको इनफ्लो करना, यानी जहां से भी आपको सोर्स ऑफ सप्लाई है उसको पहले प्लांट में ला रहे हो एंड देन उसको राइट कस्टमर तक पहुंचाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना टू द राइट कस्टमर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लॉजिस्टिक। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ आ गया हो। कुछ लोग अगर ये कमेंट करेंगे कि आप इंग्लिश में पढ़ के सिर्फ समझा रहे हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैंने ये आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे जो चैनल है हमारा उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको मेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे या फिर आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो। तो इसीलिए इस पर्पस के लिए बनाया जाता है ताकि आपको समझ भी आ जाए, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है? देखिए बिजनेस लॉजिस्टिक आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक फिजिकल सप्लाई, यानी जो आपका सप्लायर है, यानी मैंने जैकेट बनाई तो मैंने कपड़ा लिया, तो मैंने कपड़ा लिया XYZ लिमिटेड से, तो वहां से लेकर के मेरे प्लांट तक आने को हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक। सप्लायर से लेकर के हमारे प्लांट तक आने को इनबाउंड लॉजिस्टिक। वहीं नेक्स्ट हो जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पहले सप्लाई हो गया, फिजिकल सप्लाई हो गया हमारे प्लांट में एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक इट अ जैकेट या फिर जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है और बाद में हम उसको कस्टमर तक लेके जा रहे हैं। सो दैट इज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोला जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड देन आउटबाउंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट वन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग लॉजिस्टिक। मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? द एक्चुअल वर्क ऑफ लॉजिस्टिक इज सपोर्टिव इन नेचर। जो लॉजिस्टिक का एक्चुअल वर्क है वो सपोर्टिव है। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंटरी, वेयरहाउस, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए हमने अभी बताया था बिजनेस लॉजिस्टिक में आपकी प्लानिंग होती है कि आपको कितना सामान लाना है, उसी के साथ साथ कौन कौन सी आप प्लान करते हो कि आपको उसको कैसे रखना है, कौन से पैकेजिंग करनी है, कौन से गोडाउन में रखना है, कितना गोडाउन में रखना है, कितना माल मंगवाना है या कितना उसको रीऑर्डर करना है। सो ये सब चीजें आपकी इन्वॉल्व होती है लॉजिस्टिक में। फिलिप स्कॉटलर ने बोला है मार्केटिंग लॉजिस्टिक इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल। यानी कि आपका फिजिकल फ्लो जो है मटेरियल उसको लाने के लिए उसकी प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करने से लेकर के शुरू होती है और जब तक वो अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती, आपके प्रॉफिट के लिए वो रिक्वायरमेंट आपके कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये चलती रहती है और उसके कस्टमर तक पहुंचते ही ये आपकी खत्म हो जाती है। एक्टिविटी ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की दो एक्टिविटी में बांटा गया है। एक आपका आता है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी यानी जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करते हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेयर टू द सेकेंडरी। बट यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा है एक कम है, बट देखा जाए तो प्राइमरी को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मुझे सप्लायर से अपने पास लाना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, बीच में खराब हो गया, खत्म हो गया, कुछ डैमेजेस हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए लॉस हो जाएगा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको प्राइमरी में डाल देते हैं लोग। इसी तरह के नेक्स्ट वन इज वेयर हाउस, जहां पे मुझे वो स्टोर करना है, यानी मेरा कोई फ्रूट्स है, मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जो कि मुझे जो स्टोर करनी है वो एक करनी है कोल्ड स्टोरेज, जो होता है आपके कोल्ड के जो बने हुए होते हैं जहाँ पे आपके ठंडा बना होता है और आपको वो सब्जियां वहां पे ज्यादा टाइम तक रख सकते हो। बट मैंने क्या कर दिया, चुपती चलती गर्मी जो होती है वहां पे रख के बाहर छोड़ के आ गई, तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। तो यहाँ पे क्या, वेयर हाउस पे भी फोकस करना पड़ता है ताकि आपका प्रोडक्ट सही सलामत रहे और आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे सिर्फ लॉजिस्टिक में बात ये नहीं है कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देना है, हमें यहाँ पे और भी चीजें देखनी पड़ती है। एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे ये भी देखना पड़ता है मेरे कॉस्ट पे ज्यादा फर्क ना पड़ जाए, मेरी चीजों पे कोई फर्क ना पड़े या मेरे नाम पे फर्क ना पड़े। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी आपको कोई ऑर्डर मिला, मान लो आपकी फर्म है, मैंने आपको ऑर्डर दिया 15-50 जैकेट्स का, तो अब वहां से लेकर के आपको पूरा सिस्टम करना पड़ेगा अगेन कि कितना प्रोडक्ट चाहिए, कितना जो है रॉ मटेरियल चाहिए, कैसे सप्लाई करना है, तो उसको कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। यानी आपको ऑर्डर मिला, उसको कैसे आप पूरा प्रोसेस करते हो एंड तक, जब तक आपका कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता। इन्वेंट्री मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मेंटेनेंस में भी वही चीजें आ जाती हैं, जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है उसको मैनेज करना, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, किस डिपार्टमेंट को आपने कितनी चीजें दी हैं, उसके बारे में सारा मेंटेनेंस रखना। सेकेंडरी में आपका डाला है
प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे पैक करना है, प्रोडक्ट हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे ऐसा नहीं है कि एलईडी है तो उठा के ले भाई फेंक दिया, नहीं, उसको हैंडलिंग करने का भी तरीका होता है कि किस प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, एक्विजिशन कैसे करना है, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग कैसे करनी है, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सारी आपकी सेकेंडरी में आती है। एक चीज देखिए, प्राइमरी में वो सारी हैं जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग से कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती हैं, यानी यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी में आपका प्रोडक्ट बनते ही जो चीजें आती हैं वो सेकेंडरी में डाल रखी हैं, तो ये भी आपको बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा अगर आपको याद रखना हो तो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक। देखिए, तो अब बात आती है कि आपको क्या तकलीफ है जो आपको ये मार्केटिंग लॉजिस्टिक करना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस कॉस्ट। अब देखिए, मुझे चाहिए था कि मुझे 15,000 का ऑर्डर मिला है जैकेट्स का, तो मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कितना सामान मंगवाना है, मैंने ये नहीं देखा मुझे कहाँ स्टोर करना है, मैंने ऐसे ही बुला के रखवा लिया और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, कोई वेयर हाउस नहीं था, और वो सारा सामान क्या हो गया, जो था डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब ये क्या करने वाला है, ये मेरा जो कॉस्ट है वो बढ़ा देगा। तो इसीलिए मार्केटिंग लॉजिस्टिक करने का सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सके। अभी कॉस्ट जो है वो कैसे रिड्यूस होगी, आप अच्छे से देखिए कि कौन सी लोकेशन सही है आपके वेयर हाउस के लिए, आपको मटेरियल कैसे हैंडल करना है, स्टॉक कैसे जो है मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका लॉजिस्टिक अच्छी तरीके से हो और साथ ही साथ आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। अब देखिए, आपने सामान मंगवा लिया, आप आराम से काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, भेजना था कन्याकुमारी और आपने भेज दिया कश्मीर, तो ये क्या है, लॉजिस्टिक एक गलत तरीके से आपने लॉजिस्टिक किया और उसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर सर्विस खराब हो गई। तो इसीलिए मार्केटिंग लॉजिस्टिक अच्छा होगा, टाइम से सामान आपके कस्टमर तक पहुंच रहा है, सो व्हाट विल इट डू, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। टू इंक्रीज सेल, अगर कस्टमर को सर्विसेज अच्छी मिलती है तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। टू इस्टेब्लिश कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब आपका एक कंपटीशन है, आपके कंपनी का एक कंपटीशन है, वो सही तरीके से लॉजिस्टिक नहीं कर रहा, बट आप अच्छी तरह से लॉजिस्टिक कर रहे हो, आपका सामान सही समय पे सही जगह पे मिल रहा है लोगों को, सो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलने वाला है। टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, अब आप क्या करोगे, टू डेवलप लॉजिस्टिक में मैनेजमेंट में आप सेल्समैन को परमिट करते हो कि वो एक ऑर्डर जो उसको मिल रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिस्पॉन्ड करे, कस्टमर की जो क्वेरीज हैं उसको रिस्पॉन्ड करे, उनको प्रायोरिटी दे। तो ये सब भी आपकी जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट वन इज योर लॉजिस्टिक फंक्शंस। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस आपको करने पड़ते हैं, हमने ये तो कर लिया कि चलो लॉजिस्टिक करना है, बट फंक्शंस कौन से करने हैं, अब इसमें काम आपको कौन कौन सा करना है। सबसे पहले नेटवर्क डिजाइन, आपको नेटवर्क डिजाइन करना है कि किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे आप सामान लाओगे, कैसे आप सामान भेजोगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है आपका जो है इंफॉर्मेशन का, जो है वो है नेटवर्क लॉजिस्टिक। Network design is one of the prime responsibility of logistic management. It was required to determine the number and location of all type of facility required to perform logistic operation. अब आपको पता चलेगा कि आपकी कन्याकुमारी में इतने प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कश्मीर में इतने प्रोडक्ट्स की है, मुंबई में इतने प्रोडक्ट्स की है, तो आप अच्छे से उसको लॉजिस्टिक का जो है वो पूरा प्लानिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले नेटवर्क डिजाइन करना पड़ता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, अब आपने नेटवर्क डिजाइन कर लिया, आपको पता चल गया कहाँ कितना क्या भेजना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि उसको किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सामान अपना मुंबई कैसे भेज रहे हो या दिल्ली कैसे भेज रहे हो, किस तरीके से उसको मूवमेंट करोगे मटेरियल की, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कस्टमर टू द कस्टमर। यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स हैं, एक आप कॉस्ट को ध्यान में रखते हो, एक आप स्पीड को ध्यान में रखते हो। आप सोचते हो कि यार ये ऐसे प्रोडक्ट है, इसमें मैं ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाऊंगा अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरा आप कहते हो कोई बात नहीं, आपका भले ही कितने भी कॉस्ट लग जाए लेकिन ये स्पीडली मुझे जो है ये सामान भेजना है, इसकी जरूरत बहुत जरूरी है। तो वो प्रोडक्ट वाइज आपका डिपेंड कर जाता है कि आपको कौन सी चीज को ध्यान रखना है, कि आपको कॉस्ट को ध्यान रखना है कि कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, या आपको स्पीड पे ध्यान रखना है कि मुझे स्पीडली ये सामान भेजना है, भले ही इसकी कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा क्यों ना आ जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सूटेबिलिटी, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट सही है। तो सबसे पहले कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल है,
सबसे फर्स्ट वन इज लैंड और सरफेस ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो लैंड से रिलेटेड है, आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो गया या रेल ट्रांसपोर्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज योर वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी वाला ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट। ये तीनों तरीके के मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट, ये किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल फॉर कैरिंग गुड्स ऑफ मीडियम बल्क, जिसका ज्यादा बल्क नहीं होता, जो मीडियम बल्क में होते हैं, एंड वेट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ये सही है, रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही है। ऐसा नहीं है यहाँ से लंदन भेजना है तो आप भेज दोगे क्योंकि भैया गाड़ी बस तो जाएगी इसमें डाल देते हैं, नहीं। वहाँ पे क्या है, अगर आपका मीडियम बल्क में है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है या बहुत कम भी नहीं है, मीडियम में है, और उसका जो वेट है वो भी ज्यादा नहीं है, मीडियम का है, और शॉर्ट डिस्टेंस में आपको भेजना है तो आप रोड ट्रांसपोर्ट लेते हो। रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द कंट्री। एक ही कंट्री में जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यानी कि देश के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे में, सेम वही कन्याकुमारी टू कश्मीर अगर आपको भेजना है तो ये क्या है, लंबा रास्ता हो गया या बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है पर है देश के अंदर ही, तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप रेल ट्रांसपोर्ट चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपके बल्की गुड्स भी हैं, जैसे कई बार देखा होगा जो आपके जो पोस्ट सर्विसेज होती हैं वहाँ पे आप, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, पर जो पोस्ट सर्विसेज होती हैं, अगर एक शहर से बहुत दूसरे शहर में जहाँ की दूरी ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, वो पहले ट्रेन में भेजते हैं, फिर वहाँ पे उसको उतारा जाता है, और जो आसपास के एरिया होते हैं उसके लिए वो ट्रक्स का यूज़ करते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, ऐसे कर करके वो जब बहुत एरिया वाइज आ जाते हैं तो फिर वो साइकिल पे लेके निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी उनका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, उन्होंने देखो कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल आप देख के यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट किसके लिए सूटेबल है? फॉर बल्की गुड्स ऑफ लो प्राइस, जिसका प्राइस कम है लेकिन वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए आप इसको चूज कर सकते हो। विच कैन बियर हैंडलिंग एंड हैजार्ड ऑफ जर्नी। ठीक है, कई बार इसके लिए क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में भी आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए भी आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट यूज हो जाती है, और एयर ट्रांसपोर्ट भी यूज होती है। ना एयर ट्रांसपोर्ट किसके लिए सूटेबल है? जो कि वैल्यूएबल चीजें हैं, जिनका पैसा बहुत ज्यादा लगता है, पेरिशेबल है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, एंड लॉस बल्कि आर्टिकल्स लाइक मेडिसिन हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, ये सब चीजें आपके एयर ट्रांसपोर्ट में हो सकते हैं। बहुत आपको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो आपको मेडिसिन मंगवानी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन आनी है या गवर्नमेंट के थ्रू मेडिसिन बांटी जानी है, वैक्सीन बांटी जानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो चीजें पहुंचे। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कुछ महीने पहले कि एक देश ने क्या किया था, बहुत ज्यादा बल्कि क्वांटिटी में क्या उसको मेडिसिन भेजी थी किसी और देश को, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया था, एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो स्पीडली पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट वन, सबसे पहले देखिए आपने किया था नेटवर्क डिजाइन, कि नेटवर्क कैसे डिजाइन करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। ना वेयर हाउसिंग, अब आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया एक जगह पे, ठीक है, अब मैंने जो प्रोडक्ट था मैंने भेज दिया आपने दिल्ली तक मैंने भेज दिया, अब उसका वेयर हाउस करना पड़ेगा, यानी उसको एक वेयर हाउस के अंदर रखना पड़ेगा। वेयर हाउस क्या होती है? ऐसी जगह होती है जहां पे आप अपने गुड्स रख सकते हो, अरेंज कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो, ताकि जैसे ही कस्टमर के ऑर्डर आए तब आप उन तक पहुंचा दो। इट इन्वॉल्व्स मेक अब देखिए वेयर हाउस कौन सी जगह होती है, जहां पे आप अपने गुड्स को क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, स्टोर करके रखते हो, ताकि जैसे ही आपके कस्टमर को उसकी डिमांड हो आप उनके पास वो इजीली वो अपने प्रोडक्ट्स भिजवा दो। नाउ द फंक्शंस, वेयर हाउस के फंक्शंस कौन से होते हैं? क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, जब आपको जिस टाइम पे सामान चाहिए इजीली अवेलेबल हो जाए, कस्टडी सेफ हो, आपका गुड्स सही जगह पे रखे रहें, ऐसा ना हो कि हर दूसरे प्रोडक्ट के लिए आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ रही है, रेगुलर सप्लाई बनी रहे, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट, फायर एटसेट्रा, पैकेजिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा। तो ये जो है ये आपके नॉर्मल फंक्शंस हैं आपके किसके? वेयर हाउसिंग के। चलिए वेयर हाउस में सामान आ गया, अब उसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा, ऐसा ही थोड़ी ना कि रख के छोड़ दिया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर मटेरियल हैंडलिंग। तो चलिए एक बार पहले देखते हैं, सबसे पहले नेटवर्क डिजाइन किया, कहाँ कौन सा कितना प्रोडक्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, वेयर हाउस यानी कोई उसको स्टोर कहाँ करना है, कैसे करना है। नाउ मटेरियल हैंडलिंग, इट इज अंडरटेकन एट एवरी स्टेज ऑफ लॉजिस्टिक। अब देखो मटेरियल का जो हैंडलिंग करने का होता है ना, वो आपका लॉजिस्टिक के हर स्टेज पे होता है, ऐसा नहीं है वेयर हाउस पे आने के बाद ही होता है। आप जब उसको लेके आ रहे हो, आप जब उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, मटेरियल को हैंडल आपको हर जगह करना पड़ेगा।
नेमली ड्यूरिंग प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन के टाइम पे हो, स्टोरेज हो या ट्रांसपोर्ट हो या पैकेजिंग के प्रोसेस में हो। तो मटेरियल को आपको हर जगह हैंडल करना पड़ेगा। अब ये मटेरियल है, मुझे पता है कि अगर इसके जो ये निब है या कैप हट गई तो ये मेरा पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो इसको मुझे अब हर स्टेज पे ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे मैं इसकी पैकेजिंग कर रही हूँ उस टाइम पे भी, चाहे मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन कर रही हूँ उस टाइम पे भी, कि कहीं इसका ये कैप ना हट जाए, अदरवाइज ये प्रोडक्ट मेरे लिए खराब हो जाएगा। तो ये मटेरियल को हैंडल करना होता है कि कैसे हैंडल करना है कि उसको नुकसान ना पहुंचे। It get out from manufacturing plant, but before it is loaded on the transport mode to the destination of the customer। यही लिखा है। ये कब से शुरू हो जाता है? जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाला होता है प्लांट में, तब से ही आपका मटेरियल हैंडलिंग स्टार्ट हो जाता है। कब तक? जब तक ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में लोड नहीं हो जाता, तब तक आपको इसका मटेरियल का अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। The next one is now procurement। Procurement का मतलब क्या होता है? It is related to obtaining products and materials from outside supplier। It perform resources planning, supply, sourcing, negotiation, order placement, inbound transportation, receiving and inspection, storage and handling, and quality assurance। अब देखो, इससे पहले यानी कि जब आपने प्रोडक्ट प्लांट में आया उससे पहले आपने सोर्स ऑफ सप्लाई किया या जो भी आपका सप्लायर था उससे सामान लिया, लेकिन उसके बीच में क्या क्या आपने किया? आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको वो सामान मिला, वो सामान आपने रिसीव किया, आपने उस सामान के लिए नेगोशिएट किया कि नहीं भैया 10 रुपये नहीं ज़्यादा है तो 8 रुपये लगा ले, ये क्या है? नेगोशिएशन। फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन किया, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एंड देन आपने वो सामान रिसीव किया। आपने रिसीव करने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया कि क्या ये प्रोडक्ट वैसा ही है जैसा मैंने तेरे को बोला था या फिर तूने कुछ और ही भेज दिया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं प्रोक्यूरमेंट, यानी कि इनबाउंड जो आपका लॉजिस्टिक होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, जैसे आपकी इंस्पेक्शन हो गया, रिसीव करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, नेगोशिएट करना, ऑर्डर प्लेस करना, प्लांट में आने से पहले की जितनी भी चीज़ें हो गई आपकी वो आ जाती हैं प्रोक्यूरमेंट में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट एंड मटेरियल किससे रिलेटेड है? आपके प्रोडक्ट एंड मटेरियल को ऑब्टेन करने से रिलेटेड। अब आपके पास प्रोक्यूरमेंट हो गया, सामान आपने जो था वो हो गया। नेक्स्ट वन इज योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब आपके पास सामान है, आप उसको कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करोगे, कैसे उसको भेजोगे, कैसे उसका रिकॉर्ड करके रखोगे। इट इज कंसर्न विद द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। कहाँ किससे रिलेटेड है? कंसर्न है आपके स्टोरेज ऑफ मटेरियल से, यानी जो मटेरियल है, जो आपका रॉ मटेरियल है, उससे लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक को ये चीज जो है ये रिलेट है। Inventory control is the process of deciding what and how much of various item are to be kept in stock। मुझे स्टॉक में कितना सामान रखना है। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी सी भी पढ़ी है तो हमारा पहला या दूसरा चैप्टर आपको मिल जाता था उसमें मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड। उसमें हमने देखा था कि जो आपको सामान होता है वो भी आपको लिमिट में मंगवाना होता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा मंगवा लेते हो, स्टॉक में ज़्यादा सामान रख जाते हो, तो क्या होगा? आपका प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल लाइन पे ही चलता रहेगा और सामान पड़े पड़े खराब हो सकता है। उसकी जो लायबिलिटी है वो जो उससे रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। आपका सामान खराब हो गया, फायर लग गई या कुछ भी हो गया तो उससे रिलेटेड भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो सामान आपको लिमिट में ही मंगवाना पड़ता है। एक स्टॉक का लेवल आप बनाते हो कि इतने स्टॉक पर ही मैं मंगवाऊंगा ताकि मेरे पास एक्सेस भी ना रहे और कम भी ना रहे, क्योंकि एक्सेस हो जाता है तो उसको रखने के लिए गोडाउन की जगह के भी आपको पैसा देना पड़ता है या और सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ये डिसाइड करना पड़ता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि आपको कितना आइटम स्टॉक में रखना है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? शिपमेंट ऑफ मटेरियल। जैसे ही मटेरियल का शिपमेंट हुआ, मटेरियल यानी खाचा जो हो गया या इसका अंदर की निब हो गई, इंक हो गई, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल, अगर ये पूरा प्रोडक्ट अभी नहीं बना। और एंड कब होता है? मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस जो गुड्स आपका बन गए हैं, जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, जैसे ये कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा तब तक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। जैसे ही डिलीवर हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट इज योर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पैकेजिंग जो है वो जो कंसर्न्ड है वो है आपका डिजाइनिंग से लेकर के, जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है ऑफ अप्रोप्रिएट पैकेज फॉर अ प्रोडक्ट। अब जैसे ये आपकी जो है पैकेजिंग कर रखी है कि कैसे इस प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे इस प्रोडक्ट में को डिजाइन करना है। वहीं गुड पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स अ प्रोडक्ट ऑन इट्स रूट फ्रॉम द सेलर टू द बायर एंड इन सम केसेस इवन ड्यूरिंग इट्स लाइफ विद द यूजर। अब देखिए, आपका एलईडी टीवी है, वो एक पूरे बॉक्स में आता है जिसमें पूरा थर्माकोल के शीट्स बने हुए होते हैं। क्या है? ये एक गुड पैकेजिंग है जो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है ताकि आपके रास्ते से ले जाकर के जैसे ही वो कस्टमर तक पहुंचे उसमें कुछ खराबी ना आ जाए, कुछ टूट फूट ना जाए।
लेबल मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी आइडेंटिफिकेशन लगाना, जैसे कि उसका ब्रांड कौन सा है, किस ग्रेड का है, क्या प्राइस है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब आपकी होती है लेबलिंग से लेकर के। जैसे कि ये आपकी एक पेंसिल का बॉक्स है, यहाँ पे आपका लिखा है क्या प्राइस है, कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ, पैकेज कब हुआ, कौन सी कंपनी है। सो ये सब क्या है, ये सब आपका आ जाता है लेबल से रिलेटेड के। नेक्स्ट इज योर ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि जैसे आपको ऑर्डर मिला कस्टमर से, उसको कैसे क्विकली यानी जल्द से जल्द, एक्यूरेट एंड एफिशिएंटली। ऐसा नहीं है कि जल्द से जल्दी मतलब कि ले उठा के लेके फेंक दिया, वो टूट गया, मेरे को क्या लेना देना, मैंने तो तेरे को जल्दी से जल्दी भेजा। नहीं, जल्दी भी भेजना, एक्यूरेट भी हो, एफिशिएंटली भी हो। तो ये क्या है, ऑर्डर प्रोसेस करना। जैसे ही कस्टमर से ऑर्डर आया, आपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल ऑर्डर दिया कि भाई ये ऑर्डर आया है पार्टी का, तो आप इसको पेमेंट, वो सब सामान करो, पेमेंट या डिलीवर करो सारी चीज़ें। तो उसको कैसे असेंबल करना है। अब मेरे पास आया 150 जैकेट का ऑर्डर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, स्टिच करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। या फिर जैसे ये गुड्स का आया है तो मुझे इसको असेंबल करना पड़ेगा, इंक अलग है, कैप अलग है, तो मुझे इसको पूरा इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एंड देन उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी और फिर इसको डिस्पैच करके ट्रांसपोर्ट से भेज देना पड़ेगा, ताकि ये सीधा आपके कस्टमर तक चला जाए। तो ये होता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो कि आपको जल्द से जल्द करना होता है, साथ ही साथ एक्यूरेट और एफिशिएंटली भी करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये था आपका लॉजिस्टिक से रिलेटेड, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो कि आपके लिए किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों के लिए, या जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सब के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हो हम कोई और मैनेजमेंट का टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए, सो प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट अस नो अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।